नया IBM 7 हौसला है। और 8 बजे में अब बात हम मोदी के मिशन 44 की करेंगे। पीएम मोदी का यह मिशन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से सीधे तौर पर जुड़ा है। अगर 44 सीट्स बीजेपी ले आती है तो जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। इसीलिए मोदी ने अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए एक नया प्लान तैयार किया और उस प्लान का नाम दिया मिशन 44। हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत का परचम लहराने के बाद मोदी की नजर अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनाने पर टिकी है। और जम्मू कश्मीर का इलाका बीजेपी के लिए खासा दिल के करीब है, क्योंकि यहीं पर बीजेपी के और संघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहली बार लाल चौक पर तिरंगा लहराकर हिंदुस्तान का नाम उस कश्मीरियों के जहन में ताजा किया था, अपनी एक छाप छोड़ी थी। हालांकि ये चुनौती काफी बड़ी है, बीजेपी का मिशन 44 पूरा हो, लेकिन अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए नए फॉर्मूले पर बीजेपी इस वक्त काम कर रही है। इसी के तहत उन्होंने अलगाववादी नेता सज्जाद लोन से नरेंद्र मोदी की मुलाकात करवाई और आपस में नजदीकियां बढ़ाई। 8 बजे में हमारे साथ बात करने के लिए खुद सज्जाद लोन भी जुड़ेंगे। उनसे बात करने से पहले देखते हैं क्या है बीजेपी का मिशन 44। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं, और इस बार उनका मिशन है जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार। बेहद ही सधे हुए तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कश्मीर में अपने पत्ते खोल रही है। मंगलवार को बीजेपी ने 5 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। अब तक बीजेपी 87 में से 72 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। इन 72 उम्मीदवारों में से 20 मुस्लिम भी हैं। राज्य में 25 नवंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में शानदार कामयाबी के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर गंभीर है। मौजूदा वक्त में पार्टी 2 फॉर्मूले पर काम कर रही है। ज्यादा से ज्यादा छोटी पार्टियों को अपने साथ लिया जाए और पूर्व अलगाववादी नेताओं से करीबी बढ़ाई जाए। घाटी के विकास के लिए ये राहत कार्य अच्छी तरह चले, उसके लिए सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ को स्ट्रेंथन करना चाहिए। और यहाँ जो भ्रष्टाचार चलता है, यहाँ जो 2 परिवारों का राजशाही चलता है, उससे घाटी को मुक्ति देना चाहिए। इसलिए सब अच्छे लोग जो इस विचार के हैं और घाटी का विकास चाहते हैं, वो सब साथ आना चाहिए। इसी फॉर्मूले पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को पूर्व अलगाववादी नेता सज्जाद लोन से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सज्जाद लोन भी मोदी के मुरीद हो गए हैं। मोदी का विजन, कश्मीर को लेकर मोदी की सोच, सज्जाद उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। वो तो अब मोदी को अपना बड़ा भाई तक मानने लगे हैं। जो मुलाकात हुई मेरे लिए जाती तौर एक जो सबसे सरप्राइजिंग था कि बहुत डाउन टू अर्थ and a great human being, the way he conducted the whole meeting. मालूम नहीं लग रहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं या बड़े भाई से। सज्जाद लोन की पार्टी कश्मीर में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जाहिर है सज्जाद लोन और मोदी की इस मुलाकात को कश्मीर में कई पैमानों पर परखा जा रहा है। नसीर अहमद, श्रीनगर, IBN 7। और इसमें कोई दो राय नहीं कि एक के बाद एक सफलता के मुकाम छू रहे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के लिए मिशन 44 सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर ये जोड़ी इसमें कामयाब हो जाती है तो वो न सिर्फ बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, बल्कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार भी कर पाएंगे। जो राज्य पिछले कई दशकों से आतंकवाद झेल रहा हो, जहां कई पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हों, जहां के विधायक पुलिस वर्दी में हथियार लेकर फोटो खिंचवाने को अपना शौक समझते हों, जहां लोगों ने सियासी दलों के बयानों को ज्यादा देखा और सुना हो, वहां बीजेपी एक विकल्प के तौर पर खुद को पेश कर रही है। पार्टी का दावा है कि लोग कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP जैसी पार्टियों से आजिज आ चुके हैं, सियासी दलों से मिले धोखों से आजिज आ चुके हैं। लोगों ने देखा है कि आतंक के नाम पर सियासत करते हुए नेताओं के अच्छे दिन तो आ गए, लेकिन उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगा। बीजेपी को उम्मीद है कि उसे विकास को लेकर मोदी के रवैये का फायदा मिलेगा। लोग मोदी की सख्त प्रशासक की छवि को भी पसंद कर रहे हैं। बाढ़ के दौरान भी लोगों ने केंद्र का काम करीब से देखा, इसलिए पार्टी
बहुत ही भरोसे के साथ राज्य में आगे बढ़ रही है। नए दिल्ली परिवर्तन के बाद जम्मू कश्मीर में भी एक नए सवेरे की, एक नई खुशबू की सुगबुगाहट शुरू हुई है और इससे लगता है कि इस बार चुनाव के अंदर लोग मतदान अधिक से अधिक करेंगे और करना चाहिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में मतदान होना है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां कम से कम 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। सियासी पंडितों के मुताबिक जम्मू की 25 में से 20 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। घाटी की 46 सीटों के लिए पार्टी युवाओं पर ज्यादा भरोसा कर रही है। पहली बार बीजेपी ने इस इलाके में 13 मुसलमानों को टिकट दिए हैं। वहीं लद्दाख की 4 सीटों पर भी उसे जीत हासिल होने का भरोसा है। जाहिर है मिशन 44 में कामयाब होना नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के लिए चुनौती ही नहीं, भावनात्मक लड़ाई भी है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के लिए ही शहीद हो गए थे। धारा 370 की जोरदार वकालत करने वाले मुखर्जी ने संकल्प लिया था कि वो एक देश में 2 कानून नहीं चलने देंगे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी मिशन 44 में कामयाब होकर उनके सपने को साकार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी, जिसके लिए जम्मू कश्मीर की लड़ाई एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है, एक दिल की लड़ाई है, क्या बीजेपी इसमें कामयाब होगी? जम्मू रीजन में बीजेपी की अच्छी खासी पैठ है, हवा है नरेंद्र मोदी की, ये कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, कश्मीर जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, वैली का इलाका, क्या बीजेपी वहां पर अपने कदम जमा पाएगी? क्या इसीलिए सेपरेटिस्ट रह चुके लीडर सज्जाद लोन के साथ नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए सज्जाद लोन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सज्जाद लोन साहब, शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए। कैसी रही आपकी मुलाकात? किन मुद्दों पर आपकी और नरेंद्र मोदी जी के बीच बातचीत हुई? जी नहीं, अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। मैंने जैसे पहले भी बताया है कि इट वाज अबाउट डेवलपमेंट के बारे में हुई, फ्लड आया है यहाँ उसके बारे में हुई, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द वैली, J&K स्टेट, काफी, बट इट ज्यादा फोकस जो था हाउ टू मेक दिस प्लेस अ वायबल प्लेस, लोन साहब, एंड परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। लोन साहब, कश्मीर है खूबसूरत, लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि क्या इस चुनावी मौसम में आपकी और मोदी साहब के बीच चुनाव को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ खूबसूरती और विकास की बात होती रही? मेरी तो डेवलपमेंट के बारे में ही ज्यादा बात हुई। हमारी तो प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, तो द होल आइडिया टू मीट हिम वाज टू पुट फॉरवर्ड आवर सबमिशंस कि डेवलपमेंट के बारे में बाकी चीज। जी, तो क्या मतलब ये निकाला जाए सज्जाद लोन इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे? कोई बात नहीं हुई चुनाव की? जी 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 लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी लड़ रही है। तो क्या चुनाव में आप बीजेपी का समर्थन लेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे? इस बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? नहीं, इलेक्शन तो हम अकेले लड़ रहे हैं। तो क्या चुनाव के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है, पोस्ट पोल अलायंस, कोई संभावना? वो तो तब होगा जनाब, जब जीतेंगे, कुछ मेंबर आएंगे, तब जाकर देखेंगे। तो क्या बीजेपी और आपकी पार्टी वैली में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेंगे या नहीं करेंगे, क्या तय हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं। तो मैं इस तरह का सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अगर कोई अलगाववादी नेता प्रधानमंत्री मोदी से मिलता है, राम माधव जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता से मिलता है जो कि लंबे वक्त तक आरएसएस में थे, आरएसएस के प्रवक्ता थे, ऐसी सूरत में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या सज्जाद लोन और बीजेपी के बीच कोई गठबंधन हो रहा है? ये बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, तो अगर उनका कोई नेता, कोई भी नेता कभी भी मिलना चाहे तो हम तो ऑफ कोर्स हम पूरा रिस्पेक्ट अकॉर्ड करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अगर कोई और पार्टी का, कांग्रेस का या कोई भी जो बाकी पार्टियां हैं वो आए तो हम जो खुशी खुशी मिलेंगे। अब कोई अगर हमसे मिलने ना आए या कश्मीर आकर हमें मिलना ना चाहे तो हम तो जबरदस्ती। लेकिन लोन साहब तो ऐसी बात नहीं है। लोन साहब, बीजेपी को एंटी मुस्लिम पार्टी कहा जाता है, मोदी जी के बारे में भी बहुत सी बातें कही जाती है उनके मुसलमानों के साथ संबंधों पर लेकर। इस पर आपकी क्या राय है? बीजेपी को क्या आप एंटी मुस्लिम पार्टी मानेंगे?
देखिए जब मैं सेपरेटिज्म में भी था तो आई वाज फेयरली अनकन्वेंशनल, आई ब्रोक ट्रेडिशंस। तो मैं कैदी नहीं हूँ, लोग क्या कहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक रियलिटी है और हमारी स्टेट में उससे बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और हमें सेंट्रल असिस्टेंस की सख्त जरूरत है और ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही हेड्स द गवर्नमेंट। तो जब पूरा हिंदुस्तान इस वक्त डेवलपमेंट की ओर बढ़ चुका है, मुझे तो नहीं लगता ये कोई सेंस बनाता है कि हम चुप करके बैठ जाएं साहब, उसके बारे में ये परसेप्शन है। कल जो गवर्नमेंट आएगी, क्या वो डील नहीं करेंगे? क्या उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर साहब नहीं मिलते हैं उनसे? सो ये दिस इज आई डोंट नो इतना। क्योंकि लोन साहब ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप वैली में हैं, वैली पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर है, सब पार्टियों को उनसे बात करनी चाहिए, क्या आप मानते हैं उनसे मुलाकात करने के बाद कि मुस्लिम सुरक्षित है? क्या कहेंगे आप, मोदी से मिलकर आपको कैसा लगा? देखिए, मैं जहां तक, ये तो मेरी अपनी जाती राय है, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उनसे मिलने के बाद, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ और अच्छा लगा कि एक प्राइम मिनिस्टर को मालूम है ग्राउंड रियलिटीज की कि यहाँ कितनी गुर्बत है, कितने हालात कितने खराब हैं और कितनी जरूरत है कि एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए कितना जरूरी है कि मुल्क तरक्की करे, डेवलप करे। मेरे लिए फॉर एनी सिटीजन इट्स गुड न्यूज, इट्स नॉट बैड। लेकिन लोन साहब, इट्स वेरी गुड। क्या जम्मू कश्मीर में, जैसा कि आपने कहा कि आप इंप्रेस हुए नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करके, उनकी हवा चल रही है, हमने हरियाणा में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, हम सीधे से आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या घाटी में भी कोई हवा है? क्या बीजेपी वहां अच्छा करेगी आपकी राय में? वैली तो उनका स्ट्रांग उतना नहीं है, आई थिंक पहली बार वो सीरियसली लड़ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो एक हवा, उसका एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, वो किस टाइप के कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे, उस पर भी डिपेंडेंट है, उनकी पर्सनल अपील है उस तो पर क्या डिपेंडेंट है। आप आपकी पार्टी बीजेपी के सामने वैली में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हम कोई 28-30 सीटों पर लड़ेंगे। 28-30 सीटों पर। और जम्मू की सीटों पर भी क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी बीजेपी के अगेंस्ट? उधर आप जाएंगे? नहीं, जम्मू रीजन में नहीं लड़ेंगे, हमारा कोई बेस अभी तक है नहीं। मैंने बोला ना, हम 27 साल के बाद असेंबली चुनाव लड़ रहे हैं, तो बिखर गया था सारा ये जो इसका सिस्टम होता है। तो पार्लियामेंट लड़ने से एट द मिनिमम जो एक कंसोलिडेशन की कोशिश थी। अब तो असेंबली चुनाव हम कोई 87 के बाद पहली बार लड़ रहे हैं। तो क्या ये हमारा पहला बेबी स्टेप है। जी, तो क्या लोन साहब, आप बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, आप उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करते हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि आप किसी और दल के साथ भी हाथ मिलाने का ऑप्शन खुला रख रहे हैं? वो तो देखिए ना जी, वो डिपेंड करता है किसकी कितने सीटें आए, कौन कहाँ हो। पोस्ट पोल तो एक अलग दुनिया है, वो तो तभी मालूम होगा जब इलेक्शन के नतीजे बाहर आएंगे। आप अपने वर्तमान के जो सीएम हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस और उन्होंने मिलकर अलायंस बनाया, अलायंस तोड़ दिया, क्या ये अपॉर्चुनिज्म की पॉलिटिक्स थी? नहीं, वो इन लाइन्स तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जो गवर्नमेंट थी, इट फेल टू डिलीवरेंस में टोटली फेल हो गए और डिस्कनेक्ट था टोटल आम आदमी से, आम इंसानों से काफी डिस्कनेक्ट था। तो मुझे लगता है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले इलेक्शंस में। तो क्या ये माना जाए कि, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि चुनाव आयोग के पास बहुत सी पार्टियां गई थी, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कहते हुए कि बाढ़ आई है, अभी चुनाव नहीं होना चाहिए, आप इस वक्त चुनाव कराने के हक में हैं? हम तो हमेशा इस चीज के खिलाफ थे कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन की अपनी एक राय, उनने डिसाइड किया, तो हमें तो कोई और ऑप्शन था नहीं लड़ने का। हाँ, ये है कि इलेक्शन का जो शोर शराबा है, उसमें जो रिलीफ रिहेबिलिटेशन की बातें बहुत कम हो रही है, दैट इज बीन पुश्ड टू द साइडलाइंस। जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला फिलहाल चुनाव टालने की बात कर रहे थे, आपके मुताबिक वो काम अच्छा नहीं कर पा रहे, वो फेलियर हो गए, क्या इसीलिए वो चुनाव से डर रहे हैं? नहीं, वो डर नहीं रहे थे ना, वो रिलीफ पहुंचाना चाह रहे थे।
वो बड़े खुलेआम रिलीफ का मिसयूज करना चाहते थे। उनके जो कारण थे पोस्टपोन करने के और हमारे, वो अलग अलग हैं। आपके हिसाब से उनके विरोध का क्या कारण था? क्यों उमर अब्दुल्ला चुनाव के विरोध में थे अभी? मतलब देखिए, जब एक गवर्नमेंट होती है तो उनके पास जब रिलीफ का ये मटेरियल आता है, रिलीफ के फंड्स आते हैं, फिर यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो ऑन मेरिट नहीं होती है कि साहब कोई किसी का घर टूटा है या नहीं। फिर उसमें जबकि इलेक्शन बिल्कुल नजदीक हो तो टेम्पटेशन रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो नियत लग रहा है, जिस तरीके से उन्होंने लास्ट डे में ऑर्डर्स निकाले, वो लोगों को धोखा देने के लिए, वो 89 डेज का एक ऑर्डर होता है विद 1 डे ब्रेक। नई गवर्नमेंट आके किसी को उनमें से नौकरी पर तो रखेगी नहीं। तो वो हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स, राइस फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किधर करो, जहां फ्लड आया या हर जगह करो। सो दे डिड अ लॉट ऑफ पॉपुलिस्ट मेजर्स, जिसे साफ जाहिर हो रहा था दैट दे वुड हैव मिसयूज्ड इट। क्या क्या किसी पार्टी के साथ जाने का इरादा है आपका? अब नहीं, प्री पोल नहीं, हम अकेले लड़ रहे हैं फिलहाल। तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अब तो इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं, हमने तो लिस्ट भी अनाउंस किया हुआ है। क्या आप सीएम पद की दौड़ में, सज्जाद लोन साहब, आप मुख्यमंत्री, मौका मिला तो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? जनाब वो तो वक्त ही बताएगा, वो मैं कहाँ बता सकता हूँ। हम तो खुद परेशान है कि मतलब आगे क्या, परेशान इन द सेंस जो भी फाइट करता है उसका ये होता है हम निकल जाएं, वो औरों की कहाँ सोचता है। पहले भी नेता कम सीटों के साथ सीएम बने हैं। कई लोगों ने कहा, जैसे मधु कोड़ा का एग्जांपल है झारखंड में, वो 1 सीट के साथ सीएम बन चुके हैं। आप क्यों नहीं सीएम बनना चाहेंगे? देखिए जनाब, एक बात बताऊं, मुख्यमंत्री वही बने जो एक स्ट्रांग मुख्यमंत्री हो, तो उसके लिए सीटों की जरूरत होती है। यू नो, कुछ एक कहावत है अंग्रेजी में, मैं भूल गया, बताने वाला था, मेरे मन से, जहन से निकल गया। तो यू नो, अनलेस यू कम आउट विथ स्ट्रेंथ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ होल्डिंग ऑन टू अ पोस्ट? एंड यू नो, उस पोस्ट की भी जो है वो आप रेस्पेक्ट कम करो। क्या, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, क्या माना जाए, अलगाववादी हैं, अलगाववाद छोड़कर आप मुख्य धारा से जुड़े हैं, क्यों, आखिर क्यों आपने सेपरेटिज्म से किनारा किया और आप मेन स्ट्रीम में लौटे? नहीं देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि जो मुझे जो लगा एट अ सर्टेन स्टेज कि इट्स गोइंग नोवेयर, इट्स गोइंग, तब 2 ऑप्शन थे, इधर टू क्विट एंड सिट एट होम, दैट वाज वन ऑप्शन जो मेरे दिमाग में, जहन में था, और दूसरा था कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जाए। बट देन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बहुत टफ होती है, हमने चुनाव नहीं लड़ा था काफी देर से। समहाउ देयर वाज कि नहीं, लेट्स गो, क्योंकि इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक प्लस पॉइंट है, गिवन दैट वी आर an extremely poor place, आपके पास वो स्कोप होता है to bring change in people's lives, to better their living standards, बाकी चीजें। तो that's why I took it, and I can say I'm contented. बहुत मेहनत है इसमें, very tough, very tough, entrenched हैं, 2 family rule है यहाँ, entrenched हैं, very deeply entrenched, very well connected। हम जब वहां से आए, हम तो जानते भी नहीं किसी को, तो इसीलिए अब जैसे कोई हमसे मिलने आता है, इट बिकम्स न्यूज, बिकॉज हम मिले ही नहीं है किसी, जानते ही नहीं किसी को, जो बाकी भारत की यू नो लीडर्स हैं, वी डोंट नो देम, वी डोंट नो एनीबडी, यू नो, टोटली विदाउट क्लाउड। सो इट्स बीन अ टफ गेम, वेरी टफ, बट आई हैव लाइक्ड एवरी बिट ऑफ इट। आपको अच्छा लगा मेन स्ट्रीम में आके? आपको आप खुश हैं? बहुत से लोग हैं आपके साथ वाले पुराने जो आज भी सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी के तौर पर जाने जाते हैं, खासकर आपकी पुरानी साथी हुर्रियत, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? आप चाहेंगे कि वो लोग भी मेन स्ट्रीम में आए? देखिए, उनका अपना एक नजरिया है, यू नो, इन अ डेमोक्रेसी वी नीड टू रेस्पेक्ट ईच अदर्स व्यू पॉइंट, यू नो, दे हैव देयर ओन व्यू पॉइंट एंड दे हैव अ राइट टू एस्पाउस व्हाट दे आर एस्पाउस। आना चाहिए उनको मेन स्ट्रीम में? तो जनाब वो तो उनकी मर्जी है, हम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चलिए लोन साहब, IBN 7 के साथ जुड़ने के लिए श्रीनगर से सीधा इस वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद लोन, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता, आपको बताया सज्जाद लोन पहले खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार चुनाव हार गए थे, लेकिन उन शख्स में से हैं घाटी के जो मेन स्ट्रीम में आए, सेपरेटिज्म का पॉलिटिक्स छोड़ के सेपरेटिस्ट की बात अलग कर हमारे साथ जुड़े, चुनावी प्रक्रिया में शामिल हुए। शुक्रिया सज्जाद लोन, IBN 7 के साथ